गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में जो आपके बीएससी सेकेंड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 5 चल रही थी एसिड बेस एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट वाली, उसके अंदर जो एग्जाम में क्वेश्चंस बने हुए थे वो क्वेश्चंस हमने देख लिए थे। लास्ट क्वेश्चंस में अपन ने जो आपकी द्रव अमोनिया में जो 7 रिएक्शंस दे रखी थी कि द्रव अमोनिया में कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है उनकी अपन ने बात कर ली थी। ठीक है, आज की क्लास में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बना हुआ है वह है लुईस स्टोरी से। लुईस स्टोरी में उन्होंने क्या पूछा है कि आपको लुईस के एसिड बेस का जो क्लासिफिकेशन मैंने बताया था वो क्लासिफिकेशन आपको याद है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि एसिड और बेस को मिक्स करके आपको दे दिया और उनमें से आपको पूछा है कि निम्न में से लुईस अम्ल व क्षारों को छांटिए। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन आपका निम्न यौगिकों से लुईस अम्ल व क्षारों को छांटिए। क्लियर? तो देखिए क्वेश्चंस में उन्होंने पूछ रखा है, उन्होंने क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चंस में उन्होंने SO2 CaO कॉपर प्लस इसके अलावा पूछा है उन्होंने क्वेश्चंस में डाला है आपके SnCl4 और जो है NH2- और आपका है RNH और RO और है आपका जैसे ROH। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चंस में आपको लुईस अम्ल व लुईस क्षार को छांटना है, यानी कौन सा लुईस एसिड है और कौन सा लुईस क्षार है इसको अपने को बताना है। तो देख लीजिए क्या होगा। सबसे पहले मैं यहाँ मेंशन करता हूँ लुईस अम्ल। ठीक है, और यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ लुईस क्षार। ठीक है, तो देखो लुईस अम्ल है लुईस क्षार। तो देखो लुईस ने क्या बताया था, लुईस ने अपने को यह बताया था कि ऐसे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं लुईस अम्ल कहलाते हैं, और ऐसे परमाणु या ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं आपके लुईस क्षार कहलाते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले लुईस अम्ल होंगे और इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले आपके क्या होंगे लुईस क्षार होंगे। क्लियर है? तो देख लीजिए कौन कौन से लुईस अम्ल होंगे। SO2 क्या होता है, SO2 क्या होगा, ये क्या होगा आपका, ये बताइए। देखिए बता रखा है मैंने, ये होगा आपका लुईस अम्ल। ये SO2 क्या होगा आपका लुईस अम्ल होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण कर रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। इसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा, याद करो। देखिए क्लासिफिकेशन याद करो। कैल्शियम ऑक्साइड आपका होगा लुईस क्षार। ऐसे कॉपर प्लस, कॉपर के पास क्या है इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ये क्या होगा आपका लुईस एसिड होगा। क्योंकि पॉजिटिव कंटेनिंग स्पीशीज के पास तो वैसे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, क्योंकि पॉजिटिव तभी तो आया है इसके पास जब कोई इलेक्ट्रॉन्स बाहर गया होगा।
इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन्स निकल कर जाता है। तो कॉपर प्लस आपका क्या होगा? लुईस अम्ल होगा। ठीक है, ऐसे देख लीजिए जैसे SnCl4 क्या है आपका? लुईस अम्ल है, क्योंकि डी ब्लॉक का तत्व है। ऑटोनोमस शेल में डी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण कर रहा है इससे क्लोरीन परमाणु से। तो कहने का मतलब ये है कि आपका ये SnCl4 में क्या होगा? लुईस अम्ल होगा। तो SnCl4 क्या है? लुईस अम्ल है। आगे देखिए अमोनिया NH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। यदि NH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये आपका क्या होगा? लुईस क्षार होगा, लुईस बेस होगा, क्योंकि अपन ने बोला है कि ऐसे कंपाउंड जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है या इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है या लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर वाले कंपाउंड आपके क्या होते हैं? लुईस क्षार होते हैं। क्लियर है? ऐसे कंपाउंड जिनके पास या तो नेगेटिव चार्ज हो या जिनके ऊपर लोन पेयर हो, ऐसे कंपाउंड आपके लुईस क्षार कहलाएंगे। तो NH2- को अपन किस कैटेगरी में रखेंगे? लुईस क्षार की कैटेगरी में रखेंगे। तो NH2- आई बात समझ में? ये क्या है आपका? लुईस क्षार है। आगे देखो, आगे आ रहा है आपका R2NH। तो R2NH में नाइट्रोजन के पास क्या है? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो ये क्या होगा? लुईस क्षार होगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन कर सकता है। क्या लिखूं मैं यहाँ पे? किस कैटेगरी में जाएगा? लुईस क्षार की कैटेगरी में R2NH। क्लियर? आगे देखो ROR ईथर भी क्या होगा? ईथर भी आपका लुईस क्या होगा? लुईस क्षार होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर है। तो लोन पेयर है तो इसको किस कैटेगरी में रखें? लुईस क्षारों की कैटेगरी में रखेंगे। ऐसे आपका ROH है, तो ROH में भी ऑक्सीजन के पास क्या है? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये भी कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका लुईस अम्ल व क्षारों की छटनी। नीचे वाले सारे आपके लुईस क्षार होंगे, ऊपर वाले सारे लुईस अम्ल होंगे। आई बात समझ में? ऐसे ही एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है। यदि आपको लुईस अम्ल क्षार अवधारणा याद है, लुईस का अम्ल क्षार का क्लासिफिकेशन याद है, तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो। एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है, वह क्वेश्चन क्या है? निम्न में से अम्ल क्षार छांटिए। निम्न में से क्वेश्चन से आपका निम्न में से अम्ल क्षार छांटिए। तो देखिए अम्ल क्षार छांटना है। क्वेश्चन में आपको पूछ रखा है, बता रखा है, क्वेश्चन वाले ने क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। जैसे क्वेश्चन दे रखे हैं आपको BF3 AlCl3 NH के ऊपर नेगेटिव NH के ऊपर नेगेटिव चार्ज, CO3-2 Ag+, ठीक है। इसके अलावा दे रखा है CH3OO CH3 क्लोरीन माइनस, और दे रखा है आपका C2H5OH, ठीक है। और पूछ रखा है Hg+। तो देखो इनमें से लुईस अम्ल एवं क्षारों को अपने को क्या करना है? अलग अलग करना है, ठीक है। तो पहले वाली चीज उतार ली थी, मिटाऊंगा, फिर इनको ऊपर से ऊपर लिखेंगे। यही मेंशन कर देते हैं, इसी में मेंशन कर देते हैं, ठीक है। ऊपर वाले लुईस अम्ल थे तो अम्ल क्या होंगे? अम्ल देख लीजिए
सबसे पहले BF3, ये BF3 कहाँ जाएगा, यहाँ जगह है, चलो यहाँ कर देते हैं, ये लुईस अम्ल, ये हो गया आपके अम्ल, और यहाँ पे लिख दो क्षार, दिख रहा है, हाँ दिख जाएगा वैसे तो, ठीक है। तो देखो BF3 के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑटोमोसेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन की 8 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो किसमें जाएगा, अम्ल में, किसके अकॉर्डिंग, लुईस के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा ये BF3 लुईस अम्ल होगा। AlCl3 के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये भी क्या है आपका लुईस अम्ल है। NH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज वाले के पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है तो ये इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन देने वाले क्या होते हैं, क्षार होते हैं, लुईस क्षार होते हैं। तो कहां लिख रखते हैं इसको, क्षार की श्रेणी में, तो यहाँ पे NH पे नेगेटिव, आगे CO3-2, इसके पास भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, तो ये भी क्या होगा आपका लुईस क्षार होगा, ठीक है। लिख दो CO3-2, फिर आगे Ag प्लस पॉजिटिव चार्ज वाला क्या है, लुईस अम्ल है, तो कहा क्या होगा, ये लुईस अम्ल होगा, अम्ल की श्रेणी में रख दो, दिख रहा है नीचे, इससे नीचे नहीं दिख रहा। चलो एक काम करते हैं, इन बेस को मैं यहाँ अरेंज कर रहा हूँ, क्षार, ठीक है। तो यहाँ पे क्षार की श्रेणी में आपका आ गया NH नेगेटिव, CO3-2, आगे देखो जो आपका Ag प्लस हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे ये इधर ही है, RR लगा दो तो CH3 ग्रुप लगा दो, दोनों एक ही बात है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर वाले के पास इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप में दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप में दे सकते हैं, तो लुईस क्षार होंगे, तो कहाँ जाएंगे, क्षार की श्रेणी में जाएंगे, तो CH3 O CH3, ये दिख रहे हैं ना भाई, ये ऐसे है, ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो जाना। एक काम करते हैं, इसको नीचे ही अरेंज कर देते हैं, लुईस क्षार, ये तो आपके ये ऊपर वाले हो गए, और यहाँ पे क्षार नीचे वाले आ जाएंगे, ठीक है, जिसमें से आपको क्या आ गया था, NH नेगेटिव आ गया था, CO3-2 आ गया था, इसके अलावा आपका निम्न अम्ल व क्षारों को छांटिए, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। तो आगे क्या आ गया था आपका CH3 O CH3, ये भी क्या होंगे लुईस क्षार हो गया बेस। आगे क्या है, क्लोरीन माइनस नेगेटिव चार्ज वाले लुईस क्षार, आगे C2H5OH, तो यहाँ पे दोनों पेयर है ऑक्सीजन के पास, वैसे ही एसिड भी हो सकता है, यदि H+ डोनेशन करेगा तो अम्ल होगा, और यदि इलेक्ट्रॉन्स डोमिनेट करेगा तो आपका क्या होगा, क्षार होगा। तो यहाँ पे अभी लुईस के अकॉर्डिंग मान लो ये इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर रहा है, तो ये आपका क्या होगा, लुईस क्षार होगा। कहाँ पे अरेंज कर सकते हैं इसको, यहाँ पे, तो ये हो गया आपका C2H5OH, क्लियर। आगे क्या बच गया, Hg, तो Hg प्लस धातु है, धातु के पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, इसके पास कमी है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो क्या होगा, लुईस अम्ल होगा, तो कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पे अरेंज हो जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए थे, और पूछा हुआ था कि निम्न को छांटिए, तो आप इजीली छांट सकते हो यदि आपको लुईस थ्योरी याद है, एसिड बेस की जो जितनी भी थ्योरियाँ दी गई है वह थ्योरी पता है आपको कि कौन सा अम्ल होगा, कौन क्षार होगा, किस थ्योरी के अनुसार कौन क्या होगा, तो ये चीज़ पता है, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, इनको अलग अलग कर सकते हो या अम्ल क्षारों में डिवाइड कर सकते हो, क्लियर। तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे अपन और पढ़ेंगे। ठीक है, हो गया। आगे देखिए, आगे एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है, यदि आपने
क्वेश्चन का आंसर आप इजीली कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इजीली कर सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। पूछा हुआ है सल्फाइड लवण, क्या क्वेश्चन लिख रहा हूं, सल्फाइड लवण, सल्फाइड लवण द्रव SO2, द्रव SO2, द्रव SO2 में क्षार की भांति क्षार की भांति व्यवहार करता है, जबकि थायोनिल ब्रोमाइड, थायोनिल ब्रोमाइड इसमें अम्ल की तरह व्यवहार, अम्ल की तरह व्यवहार करता है। क्यों? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और तीन बार रिपीट, 3 या 4 बार रिपीट है आपके एग्जाम्स में कि सल्फाइड लवण द्रव SO2 में क्षार की भांति व्यवहार करता है, जबकि थायोनिल ब्रोमाइड इसमें अम्ल की तरह व्यवहार करता है। इसमें का मतलब है कि द्रव SO2 में अम्ल की भांति व्यवहार करता है। तो देखिए मैंने पिछली क्लास में आपको द्रव SO2 में अम्ल क्षार अभिक्रिया पढ़ाई थी, तो वो अम्ल क्षार अभिक्रिया थी, वहीं से इसका आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए कैसे, मैंने वहां पे भी बताया था आपको और यहाँ वापस से बता रहा हूँ, एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन आ गया है तो बात कर लेते हैं। मैंने ये बोला था कि जो द्रव SO2 है उसका स्वतः आयनाइजेशन या स्वतः अपघटन निम्न प्रकार से होता है। कैसे होता है देख लीजिए, जैसे ये स्वतः द्रव SO2 का स्वतः आयनीकरण निम्न प्रकार होता है, यही बताया था वहां पर देखिए। तो कैसे होता है? निम्न प्रकार होता है, निम्न प्रकार होता है। देखो ये आपकी SO2 है, दूसरी कोई SO2 है, दोनों का स्वतः आयनाइजेशन होगा तो क्या बनेगा? SO3 - 2 और SO प्लस का 2, क्या बना? SO3 - 2 और आपका क्या बना? SO + 2। तो देखिए यहाँ पे SO + 2 है, अर्थात जो SO + 2 है वो धनायन मुक्त करने वाला पदार्थ है। ठीक है, तो यह जो SO + 2 है ये धनायन मुक्त करने वाला पदार्थ है, यानी ये धनायन मुक्त करने वाला पदार्थ जो SO2+ है ये आपका अम्ल की तरह बिहेव करता है, जबकि ये ऋणायन मुक्त करने वाला पदार्थ आपका SO - 2 क्षार की तरह बिहेव करता है। तो अपन क्या कह सकते हैं? अपन कह सकते हैं कि अतः जो सल्फाइड लवण है, सॉरी आपका थायोनिल लवण है, वह अम्ल की तरह बिहेव करेगा, अम्ल की भांति व्यवहार करता है, जबकि सल्फाइड लवण आपका क्षार की तरह व्यवहार करता है। देख लीजिए रिएक्शन से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं रिएक्शंस की बात करूं, जैसे मान लो कोई थायोनिल ब्रोमाइड ले लेते हैं, इसकी अभिक्रिया में मेटल से करवा दूं N2SO3, ये थायोनिल सल्फाइड है आपका, जो एक तो है आपका थायोनिल लवण और दूसरा है आपका थायोनिल
सल्फाइड, क्या है, थायोनील सल्फाइड। क्लियर है। तो यदि इन दोनों की अपन रिएक्शंस करवाते हैं तो आपका क्या बनेगा, देखो M2MBr, दो मेटल ब्रोमाइड, कोई भी धातु ब्रोमाइड बाहर निकल जाएगा और साथ में आपका बनेगा दो मॉलिक्यूल SO2 के। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, दो मॉलिक्यूल बनेंगे इसके SO2 के। क्लियर है, क्लियर है। ऐसा एक एग्जांपल और देख लो, मैंने वहां भी दिया था SOCl2 आपका सीजियम, दो मेटल सीजियम के दो अणु और आपके SO3 है। ये आपका सल्फाइड लवण है, ये थायोनील लवण है। इन दोनों के रिएक्ट कराओगे तो दो मॉलिक्यूल आपके सीजियम क्लोराइड के बाहर निकल जाएंगे, अलग हो जाएंगे और आपका दो मॉलिक्यूल SO2 के निकल जाएंगे। तो इन रिएक्शंस में, तो देखो इन रिएक्शंस में जो आपका ये किसके संबंध हो रही है, ध्यान रखना, लिक्विड SO2 कौन सी फॉर्म है, लिक्विड द्रव SO2 में संपन्न हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पे जो रिएक्शंस हो रही है इसमें जो आपका थायोनील ब्रोमाइड है वह अम्ल की भांति व्यवहार कर रहा है, जबकि जो सल्फाइड लवण है, जो आपका सल्फाइड लवण है वह क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है। आई बात क्लियर है, क्लियर है। तो जब भी आपसे पूछे तो आपको सवता एनालिसिस में बताना है और दोनों रिएक्शंस बतानी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया, ठीक है। चलिए आगे, एक क्वेश्चन और पूछता है आपसे एग्जाम में, वो क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि कार्बनिक यौगिकों के लिए द्रव SO2, कार्बनिक यौगिकों के लिए द्रव SO2 द्रव अमोनिया की अपेक्षा अच्छा विलायक होता है, क्यों? क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है कार्बनिक यौगिकों के लिए द्रव SO2 द्रव अमोनिया की अपेक्षा अधिक अच्छा विलायक है, अधिक अच्छा विलायक है, क्यों? ये अपने को बताना है। ये क्वेश्चन भी 3-4 बार रिपीट है आपकी प्रीवियस ईयर की एग्जामों के अंदर कि कार्बनिक यौगिकों के लिए द्रव SO2 द्रव अमोनिया की अपेक्षा अधिक अच्छा विलायक है, क्यों? तो देखिए बात करते हैं क्यों अधिक अच्छा विलायक है। तो सबसे पहले तो देखो जो सामान्य टेम्परेचर होता है, सामान्य ताप पर आपकी जो SO2 है वह क्या होती है, गैस अवस्था में होती है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि साधारण तापक्रम पर सल्फर डाइऑक्साइड गैसीय अवस्था में होती है, लेकिन द्रव अवस्था में होती है जब ये, लेकिन द्रव अवस्था में इसका उपयोग कई रासायनिक अभिक्रियाओं के अध्ययन के लिए या कई रासायनिक अभिक्रियाओं में विलायक के रूप में इसको काम में लिया जाता है। ठीक है। साथ ही अपन ये भी कह सकते हैं कि यह एक प्रकार से नॉन प्रोटोनिक विलायक है, क्योंकि इसके अंदर
प्रोटॉन नहीं है, क्योंकि SO2 में आपका प्रोटॉन कहाँ है, H+ है ही नहीं, तो ये नॉन प्रोटोनियम विलायक है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर जो कैरेक्टर्स है वो जल से भी, विलायक के कैरेक्टर है वो जल की तुलना में काफ़ी अच्छे होते हैं, इसलिए अपन इसको कार्बनिक विलायकों में द्रव SO2 को अपन विलायक के रूप में अपन काम में लेते हैं। एक चीज और कि जो इसका हिमांक है, क्वथनांक है, सॉरी जो आपका द्रव SO2 है, द्रव SO2 का जो क्वथनांक है, जो आपका क्वथनांक है वो होता है 263 केल्विन, 263 केल्विन, और हिमांक है क्वथनांक कितना होता है 263 केल्विन, और हिमांक होता है आपका 197.5 होता है। ठीक है, किसमें होता है ये, इसका जमाव बिंदु है हिमांक। चलो ये तो हुई ये बात। आगे देखो, यदि अपन इस द्रव SO2 का स्वतः आयनाइजेशन करवाएं, ठीक है, इसका स्वतः आयनाइजेशन करवाएं तो आपका पता है ये कैसे टूटता है, SO2 प्लस SO2 रिएक्शन करवाओगे, ठीक है, तो क्या बनेगा आपका SO3 माइनस 2 और SO प्लस का 2। क्लियर। तो देखो क्यों अधिक अमोनिया की तुलना में क्यों अधिक अच्छा विलायक है। तो एक चीज और बताता हूं मैं आपको, अमोनिया का स्वतः आयनाइजेशन और जल का स्वतः आयनाइजेशन करवाता हूं। यदि अपन जल का करवाएंगे H2O की आपस में रिएक्शन करवाएंगे, स्वतः आयनाइजेशन करवाएंगे, तो क्या बनेगा H3O पॉजिटिव और आपका OH नेगेटिव। ऐसे अमोनिया की देख लो NH3 और NH3, ये स्वतः आयनीकरण करवा रहे हैं, पर स्वतः आयनाइजेशन करवा रहे हैं, तो आपका ये क्या बना NH4 पॉजिटिव और आपका NH2 नेगेटिव। क्लियर है। तो देखो ये तो हो गया अमोनिया का स्वतः आयनीकरण, तो NH4 पॉजिटिव बना और H2 नेगेटिव बना। तो देखिए सल्फाइड के आयनीकरण में अपने को SO3 माइनस 2 और SO प्लस 2 बना। तो देखिए इसके वाटर में जो केटायंस बन रहा है H3O पॉजिटिव, इसकी जगह इसकी तरह बिहेवियर आपका सल्फर डाइऑक्साइड का SO3 माइनस 2 करेगा। ठीक है, और OH माइनस की जगह, सॉरी कहने का मतलब H3O पॉजिटिव है जो आपका केटायनिक पार्ट है हाइड्रोजन H2O का, उसकी जैसा बिहेव तो आपका SO प्लस 2 करेगा, और आपका OH नेगेटिव है उसकी तरह बिहेव इसका ये करेगा, मतलब इसकी तरह बिहेव तो आपका ये करेगा और इसकी तरह बिहेव ये करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये विलायक का अपना विलायकन, सॉरी खुद की जो विलायक के कैरेक्टर हैं वो इस प्रकार से शो करेंगे, यानी जैसे H2O अपना विलायक प्रभाव शो करता है उस प्रकार से ये करेगा। लेकिन रीजन अपना ये देना है, अगर बताना ये है कि क्यों अधिक अच्छा विलायक होता है, इसके जैसा काम तो ये कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसके पीछे रीजन ये है कि जो आपका द्रव SO2 है उसके डाइइलेक्ट्रॉनिक स्थिरांक का मान जल और अमोनिया की तुलना में कम होता है, और उसके डाइइलेक्ट्रॉनिक स्थिरांक के अलावा उसके द्विध्रुव आकर्षण बल है आपका, द्विध्रुव आघूर्ण है, उस द्विध्रुव आघूर्ण या डाइपोल मोमेंट का मान भी क्या होता है, काफी कम होता है अमोनिया की तुलना में। तो देख लीजिए इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, द्रव SO2 का डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण 1.61 डी बाई की इकाई है। द्विध्रुव आघूर्ण 1.6 डी होता है, जो अमोनिया की तुलना में काफी कम होता है। इस वजह से यह एक उत्तम विलायक के रूप में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिएक्शंस में अपन काम में लेते हैं। साथ ही इसका डाइइलेक्ट्रॉनिक स्थिरांक का मान
द्विध्रुव आघूर्ण का मान हो गया ये तो, तथा डाई इलेक्ट्रॉनिक स्थिरांक, डाई इलेक्ट्रॉनिक स्थिरांक। तो देखिए डाई इलेक्ट्रॉनिक स्थिरांक का मान कितना होगा इसका 17.27 कितने हो गए 27 17.27 इसके डाई इलेक्ट्रॉनिक स्थिरांक का मान होता है, जो अमोनिया की तुलना में क्या है बहुत कम है। तो कुल मिला के अपन क्या कह सकते हैं कि क्यों आपकी द्रव SO2 अमोनिया की अपेक्षा अधिक अच्छा विलायक है कार्बन का विक्रियाओं के लिए। तो रीजन क्या है, क्योंकि यह पहली बात तो वाटर के समान कैरेक्टर रखती है, वाटर के समान विलायकन जो आपके दूसरे पदार्थ को अपने अंदर डिसॉल्व करने की जो कैरेक्टर्स है वो वाटर के समान ही होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर जो द्रव SO2 है इसके अंदर जो आपका वाटर है उसकी तुलना में और अमोनिया की तुलना में, दोनों की तुलना में ही क्या है इसका डाई इलेक्ट्रॉनिक स्थिरांक का मान और आपका द्विध्रुव डायपोल मोमेंट का मान क्या होता है कम होता है। तो कम डायपोल मोमेंट वाले या कम डाई इलेक्ट्रॉनिक स्थिरांक वाले जो विलायक है उनकी विलायकन प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। इसी कारण आपका अमोनिया की तुलना में द्रव SO2 एक उत्तम एवं अच्छा विलायक होता है, इसके लिए कार्बनिक अभिक्रियाओं को संपन्न करवाने के लिए। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक उतार लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे जो भी आपके 1-2 क्वेश्चन और बचे हुए इस यूनिट के वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, क्लियर, उतार लीजिए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो पूछा हुआ है, छोटा सा है, इजी है। आपको केवल यही बताना है, क्वेश्चन पूछा हुआ है धातु अमोनिया विलयन विद्युत के चालक होते हैं क्यों, या विद्युत के अच्छे चालक होते हैं क्यों होते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका धातु अमोनिया विलयन विद्युत के अच्छे चालक होते हैं क्यों। तो देखिए जब भी किसी धातु या क्षारीय मृदा धातु को अमोनिया विलयन में अपन मिलाएंगे तो धातु अपने इलेक्ट्रॉन्स त्याग कर अमोनियत धनायन व अमोनियत ऋणायन का फॉर्मेशन करती है। कहने का मतलब कैसे, जैसे कोई रिएक्शन है, ये मेटल्स है, मेटल के मान लो कोई N चार्ज है, ठीक है, साथ में आपके X+Y लिगेंड और आपका NH3 मॉलिक्यूल है, ठीक है। अपन ने क्या बोला है, धातु अमोनियत धनायन और धातु अमोनियत ऋणायन बनाते हैं, धातु अमोनियत धनायन और धातु अमोनियत ऋणायन का फॉर्मेशन करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, मान लो आपका कोई धातु मेटल है और X+Y आपके क्या है, कोई लिगेंड्स है, क्लियर है। तो देखो इसकी जैसे मैंने रिएक्शन करवाई तो क्या बनेगा, धातु अमोनियत धनायन और धातु अमोनियत ऋणायन। तो ये आपकी मेटल और साथ में क्या जाएगा आपका NH3Y सॉरी X मान लो, X पे पॉजिटिव और आपका मान लो कोई अपन ने माना है NH3 और Y पे नेगेटिव, क्लियर है। तो ये चीज आपकी बन रही है, ठीक है।
तो देखिए धातु अमोनिया विलयन, जो धातु अमोनिया विलयंस है उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स स्वतंत्र अभिगमन करते हैं, और स्वतंत्र अभिगमन करने के कारण ही जो धातु अमोनिया विलयन है वह विद्युत के सुचालक या विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये धातु अमोनिया धनायन और ऋणायन का फॉर्मेशन करते हैं और इनके अंदर मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने के कारण ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित हो सकते हैं और इस वजह से ये चालकता प्रदर्शित करते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि क्यों धातु अमोनिया विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं या विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। क्लियर? उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए रिएक्शंस का। इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।